1917 में चलती है। महामना मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयास से यह प्रवासन की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। मैं थोड़ा सा इस बात को, जैसे भाषा की बात हो रही है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती है, ये भाषा एक संस्कृति, एक हमारी परंपरा को जीवित रखती है। और इन गिरमिटिया मजदूर जो कि अपनी भाषा संस्कृति को छोड़ के एक ऐसे देश में गए जहां अन्य भाषा संस्कृति थी, और उन्होंने कैसे अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखा, एक बहुत बड़ी मुद्दा थी। ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का कहा जा सकता है या भारतीय संस्कृति का संवर्धन कहा जा सकता है कि ये लोग वहाँ पे उन दक्षिण अफ्रीकन भाषा, फ्रेंच भाषा और अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के स्वरूप भी आज भी वो लोग हिंदी और भोजपुरी, अवधी, तमिल भाषाओं को अपने बचाए रखे हुए हैं। तो हम जब देखते हैं कि ये लोग जाते हैं तो मुख्यतः क्या होता था कि ये लोग मुख्यतः मजदूर थे, और ये मुख्यतः ज़्यादातर अधिकांशतः लोग भोजपुरी क्षेत्र से लोग गए थे। इनका प्रवासन दो प्रकार से होता था। एक प्रवासन होता था जो जैसे गाँव से शहर, मुख्यतः कलकत्ता जो था वो एक बहुत बड़ा केंद्र था, तो लोगों ने गाँव से गंगा के किनारे से मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, पटना, इन जगहों से ये लोग कलकत्ता जाते हैं, और कलकत्ता से ये बड़े जहाज़ों में लदकर 3 से 4 महीने की अपनी एक दर्दनाक यात्रा में वो उन देशों में पहुंचते हैं। वहाँ पर जाने पर पता चलता है कि जो उनके मालिक हैं उनकी भाषा अलग है। लेकिन यहाँ देखिए कि क्या होता है कि जो मालिक होते हैं वो हमारी भोजपुरी को, हमारी अवधी को, हमारी हिंदी को अपनाते हैं, और वहाँ पर एक नई संस्कृति का जन्म होता है। हमारे सामने सर बैठे हुए हैं जिन्होंने जो विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव रह चुके हैं, और सर की देन है, मैं मॉरिशस गया हूँ सर के साथ, और वहाँ पे सर के सहयोग से मैं वहाँ रहा भी हूँ। लगभग मैं सर ने जो विश्व हिंदी महासचिवालय में जो भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए जो काम किया है वो एक सराहनीय है। आप जाएंगे देखेंगे कि कैसे भारतीय जो लोग हैं, जो भारतीय लेखक हैं, जो भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाते हैं, वो विश्व हिंदी महासभा और एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है मॉरिशस में, तो वो भारतीय भाषाओं और हमारी लोक संस्कृति को जिंदा बनाए रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि कैसे वहाँ भाषा संरक्षित होती है। पहली चीज कि वो एक बैठका आयोजित करते थे। जो मजदूर घर से बाहर जाते थे, वो जो काम करके वापस लौटते थे, तो एक बैठका, जैसे हमारे गाँव में होता है, क्या होता है कि घर के बाहर एक द्वार टाइप का हो गया जहाँ पे लोग, कुछ लोग बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और कुछ शाम को चर्चाएं करते हैं। तो गिरमिटिया मजदूरों ने एक बैठका का आयोजन किया, उस बैठका के माध्यम से वो अपनी दुख दर्द को बयां करते थे। वो लोक गीतों के माध्यम से, मौखिक कथाओं के माध्यम से, लोक कथाओं का हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया, जिसमें बैठका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर हम बात करते हैं कि कैसे उन्होंने संस्कृति को बचाया। तो जब देखिए, जब वो लोग यहाँ से गए, कहा जाता है कि गीत है उसमें कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ रामचरितमानस और तुलसी माला और एक धोती, ये 3 चीज लेकर गिरमिटिया मजदूर गए। कारण ये था कि कहा जाता था कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ज्यादातर कहा गया है कि अगर हम समुद्र पार किए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो वो लोग जनेऊ को उतार देते थे, और जब समुद्र पार करते थे तो जनेऊ को पहन लेते थे कि हमारा धर्म जो है बचा रहेगा। लेकिन वहां पे जाने पे धर्म और जातियां सब अलग हो जाती थी। वहां पे सिर्फ एक जाति होती थी जो जहाजी भाई का संबंध होता था। ये जहाजी भाई का संबंध ये होता था कि जो लोग एक जहाज से जाते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बहुत सारे लोक कथाएं हैं, बहुत सारे विवरण है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला जो है आपस में साजिश कर लेते हैं और वो अपने दोनों धर्म का पालन करते हुए जीते हैं। हम लोगों ने सर के साथ गए हुए मॉरिशस में, हम देखें कि बहुत सारे घरों में, मॉरिशस में बहुत सारे घरों में, और फिजी में भी हमने देखा है कि बहुत सारे घरों पे हनुमान जी की मूर्ति और एक तुलसी जी का पौधा रखा जाता था। कारण क्या था? वो लोग बताते हैं कि जैसे क्या होता था कि जो मजदूर रहते थे वो लोग, एक ऐसा घर बनाया जाता था जो गलियारे टाइप का होता था, और एक बहुत बड़ा वो होता था दरवाजा जिससे लोग आते थे। उस दरवाजे के पास जो मजदूर रहते थे उन्हें तुलसी का पौधा लगा देते थे, और वहाँ चना और गुड़ चढ़ाते थे। और क्या होता था कि उसको खाने के लिए बंदर बहुत ज्यादा संख्या में आते थे, तो जो मजदूर बीमार रहते थे उसको घर के एकदम कोने में छिपा दिया जाता था कि वो मजदूर करने नहीं जा पाएगा। तो जब अंग्रेज बगान मालिक या सैनिक आते थे तो वो बंदर जो है उनको गेट से वापस कर देते थे।
तो उनको लगता था कि जैसे राम जी को हनुमान जी ने या वानर सेना ने सहायता की, उसी तरह हमें इस वनवास से ये वानर सेना बचाएगी और हम भी अपने देश वापस लौट जाएंगे। इनकी कहानियाँ बहुत ही दुखद है। कहने को जब हम कहते हैं, जब बातें करते हैं, हमने तो काम किया है, कभी कभी हमको खुद इमोशनल हो जाते हैं इस बातों को सुनते हुए। लेकिन मैं तो एक प्रतिभागी के रूप में आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको एक वक्तव्य देना है, तो मैंने सोचा कि इस भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को और थोड़ा ज्ञान परंपरा को देखते हुए इस पर थोड़ा सा बात किया जाए। तो हम देखते हैं, जो हमने भाषा की बात की, तीज त्योहारों की बात की, रामचरितमानस की बात की और सत्यनारायण कथा, जो वो उनकी मुख्यतः पूजा थी। एक उन लोगों का सत्यनारायण कथा की, हम जब सत्यनारायण कथा का जिन्होंने सुना होगा, उसमें भी प्रवासन की बात होती है कि जब वो बनिया जाता है और फिर वो व्यापार करके वापस आता है, तो उसमें भी वियोग है, प्रवासन है। तो ये जो दोनों प्रवासन की प्रक्रिया हैं, रामचरितमानस में भी राम के वनगमन की है, फिर वापस आने की है। तो ये जो प्रवासन की प्रक्रिया है, ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का ही एक कहा जा सकता है कि रूप है। हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को अगर हम संक्षेप में अगर हम सुरक्षित रख पाते हैं, तो वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। और भारतीय गिरमिटिया मजदूर जो भारत में बसे हुए हैं, जो भारत से बाहर बसे हुए हैं, आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में डिजिटल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चाहे MGI जैसे संस्थान हो, चाहे विश्व हिंदी सचिवालय हो, ये लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।